जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है एएफटी के जजमेंट की। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, एक पेंशनर थे जिन्होंने दिल्ली एएफटी में एक केस डाला अपनी एडिशनल पेंशन के लिए। यानी डिपार्टमेंट ने इनको एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल खत्म होने के बाद दिया, बल्कि मिलना चाहिए था 80 स्टार्टिंग पे। दोस्तों, जितने भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, जैसे स्पर्श हो गया, बैंक हो गया, या फिर ट्रेजरी हो गई, डीपीडी हो गया, इनको आदेश है भारत सरकार की तरफ से कि आप पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को एडिशनल पेंशन का लाभ 80 खत्म होने के बाद दीजिए, 80 स्टार्टिंग पे मत दीजिए। तो दोस्तों, हर एक पेंशनर को आपने देखा होगा एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल खत्म होने के बाद दिया जाता है, 80 स्टार्टिंग पे नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, जिन पेंशनर की एज या फिर फैमिली पेंशनर की एज जैसे ही 80 स्टार्ट होती है, तो पेंशनर समझने लगते हैं कि हमें शायद इस महीने एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन वो मिलता कब है? जब उनकी 80 खत्म हो जाती है, जब 81 स्टार्ट हो जाती है। फिर दोस्तों, पेंशनर यहां पे केस करते हैं, चाहे एएफटी में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और जो भी पेंशनर केस करते हैं, फैमिली पेंशनर केस करते हैं, वो जजमेंट उनके फेवर में चला जाता है। लेकिन सिर्फ वो जजमेंट उन्हीं पेंशनर के फेवर में जाता है जो कोर्ट केस करता है, जो वकील को फीस देता है। हर एक पेंशनर को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, यहां पे एएफटी दिल्ली ने पेंशनर के फेवर में पूरा फैसला सुना दिया, और ये आया था जजमेंट 10 मई का। ऐसे बहुत से जजमेंट पड़े हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस जजमेंट के बेस पर हर एक पेंशनर को फायदा मिल जाएगा, तो नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस जजमेंट को हम अपने डिपार्टमेंट में दिखा देंगे या फिर पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को दिखा देंगे, तब भी आपको नहीं मिलेगा। आपको इंडिविजुअली केस करना पड़ेगा, तब आपको बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि ऐसे जो केस रहते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाते हैं, हर एक पेंशनर को नहीं। फिर दोस्तों, इस जजमेंट में आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट भी पे हो रहा है, यानी पूरा एरियर भी दिया जाएगा उस पर ब्याज लगाकर 6% का। वैसे आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार 8% बनता है, लेकिन कई जो कोर्ट जजमेंट दे रहे हैं वो 6% या फिर 5% इंटरेस्ट रेट के साथ दे रहे हैं कि पेंशनर को उनका हक दीजिए। 8% के साथ वैसे देने का प्रावधान है आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार। लेकिन आरबीआई के सर्कुलर बैंकों, सीपीपीसी पे डायरेक्ट काम करते हैं। डायरेक्ट वो बैंकों को आदेश देते हैं कि आप इनका भुगतान करें, लेकिन कोर्ट उसे दूसरे तरीके से देखता है, वो अपने रूल्स फॉलो करता है। लेकिन अगर आरबीआई की गाइडलाइन माने तो कोर्ट को यहां पे 8% देना चाहिए। चलो कोई नहीं, इतना तो मिल गया इनको, 6% मिल गया और पूरा एरियर मिलेगा इन्हें। तो दोस्तों, अगर आपको भी 80 स्टार्टिंग पे नहीं मिल रहा, तो फिर आप कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन इतना आपको एरियर नहीं मिलेगा जितना वकील आपसे पैसा ले लेगा। दोस्तों, ये आप पर चॉइस है कि आपको 80 स्टार्टिंग पे चाहिए या फिर 80 साल खत्म होने के बाद। अगर आपको फ्री में चाहिए तो फिर आप 80 साल खत्म होने के बाद लीजिए। अगर उससे पहले चाहिए तो फिर आप कोर्ट केस कर सकते हैं। हर एक को इसका फायदा नहीं दे रहा है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, यहां पे मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने एक ट्वीट किया है। काफी दिन बाद इनका ट्वीट आया। जब ईएसएम समाप्त हो जाता है, यानी जब पेंशनर की डेथ हो गई, तो फैमिली पेंशन 60% तक कम कर दिया जाता है, जैसा कि भारत सरकार का रूल है। पेंशनर की डेथ हो गई, फिर उसके बाद फैमिली पेंशन मिलती है। तो पेंशनर की डेथ के बाद से या तो 7 साल पहले कंप्लीट हो जाए या फिर 67 एज पहले पूरे हो जाए, दोनों में से कोई भी पहला हो रहा है दोस्तों, उसके बाद फैमिली पेंशन रिड्यूस कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। तो दोस्तों, उनके फेवर में यहां पे मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने लिखा है कि हमने भारत सरकार के पास ये आवाज पहुंचाई है, यानी विचार किया है कि फैमिली पेंशन को कम ना किया जाए, बल्कि इनहेंस रेट पे फैमिली पेंशन भी दी जाए पेंशनर के मरने के बाद, ताकि जो घर के खर्चे हैं वो सही से पूरे हो सके। फिर क्या लिखते हैं? विधवाओं की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों, पेंशनर की डेथ हो जाती है, उसके बाद सारा बोझ वाइफ पे आ जाता है, अगर बच्चे भी हैं। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो अगर पेंशन कम हो जाती है तो फिर वाइफ को दिक्कत होती है घर की स्थितियों को पूरा करने के लिए। उन्हें सरकार और समाज से देखभाल की सहानुभूति की आवश्यकता होती है। ईएसएम की तरह ही विधवाओं की पेंशन में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है, यानी फैमिली पेंशन को कम ना करा जाए। दोस्तों, आप पे
क्या इसका असर पड़ता है? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि कम पेंशन ना हो, कम से कम ईएसएम को जितनी पेंशन मिलती थी उतनी फैमिली को मिले आजीवन भर। लेकिन दोस्तों ये पॉलिसी है भारत सरकार की बनाई हुई, अगर ऐसा होता है तो सारी पॉलिसी चेंज करनी होगी। ये बहुत गंभीर मुद्दा है सोचने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप ईसीएचएस कार्ड बनाना चाहते हैं 64 केबी, तो दोस्तों किन किन पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को 64 केबी का कार्ड बनाना चाहिए? जिनके पास पुराना कार्ड है क्या उनको भी बनाना चाहिए? जिनका पुराना कार्ड है और गुम हो गया है क्या उनको भी बनाना चाहिए? मतलब कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें आपको 64 केबी का कार्ड बनाना चाहिए? सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रिटायरी, यानी अगर आप आगे रिटायर होने वाले हो, अभी सर्विंग में हो, तब भी आप 64 केबी का कार्ड बना सकते हैं। फिर दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओल्ड 16 केबी कार्ड होल्डर, यानी आप 16 केबी कार्ड से 64 केबी कार्ड बनाना चाह रहे हैं। आपके पास 16 केबी कार्ड है पुराना, आप उसे हटाकर 64 केबी का कार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों फिर आप बना सकते हैं। फिर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओल्ड 32 केबी कार्ड होल्डर, अगर आपके पास 32 केबी का कार्ड है तो फिर आप उसे चेंज कर सकते हैं और 64 केबी का कार्ड बना सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको समझा दूं, अगर आपके पास 16 केबी कार्ड है, 32 केबी कार्ड है, तो दोस्तों आप फिर नया कार्ड बनाइए 64 केबी का जो नया बन रहा है। पुराने कार्ड को छोड़िए और नया कार्ड अप्लाई करिए। तो अगर आपके पास 16 केबी कार्ड है तो आप ऑप्शन चूज करेंगे 16 केबी कार्ड का 64 केबी कार्ड बनाने के लिए। अगर आपके पास 32 केबी कार्ड है तो फिर आप ऑप्शन चूज करेंगे 32 केबी कार्ड का 64 केबी कार्ड बनाने के लिए। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्री 1 जनवरी 1996 रिटायरी, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, अगर आप पहली बार भर रहे हैं कार्ड बनाने के लिए और अगर आप 1 जनवरी 1996 से पहले के हैं और आप पहली बार भर रहे हैं तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। फिर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 1 जनवरी 1996 टू 31 मार्च 2003 रिटायरी, जो पेंशनर 1 जनवरी 1996 से 31 मार्च 2003 के बीच में आए हैं तो वो पेंशनर भी अपना 64 केबी कार्ड बना सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टेम्परेरी स्लिप होल्डर, जिनके पास टेम्परेरी स्लिप है वो कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं पेंशनर 64 केबी का। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं कार्ड बनाने के लिए, तो अगर आपका सारा डेटा वेरीफाई हो जाता है तो आपकी टेम्परेरी एक स्लिप जनरेट हो जाती है। इसका मतलब है कि आपने ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट किया है, जल्दी आपको कार्ड मिल जाएगा। फिर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डेथ केसेस व्हेन इन सर्विस, फिर दोस्तों सर्विस के दौरान जिनकी डेथ हुई है उनके फैमिली पेंशनर भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जो डेथ केसेस है, जिनका कार्ड खो गया है 32 केबी कार्ड, वो पेंशनर भी नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पेंशनर पूछ रहे थे कि सर हमारा पुराना कार्ड खो गया है, दोस्तों फिर आप उसे छोड़िए, फिर आप नए कार्ड के लिए अप्लाई करें 64 केबी। तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लॉस ऑफ 32 केबी कार्ड। फिर दोस्तों पोस्ट अप्रैल 2003, जो 2003 के बाद आए हैं, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं ईसीएचएस कार्ड के लिए, तो वो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं अगर वो मेंबर नहीं बने। फिर है लॉस ऑफ 16 केबी कार्ड या फिर टेम्परेरी स्लिप, अगर आपका टेम्परेरी स्लिप या फिर 16 केबी कार्ड खो गया है तो फिर आप 64 केबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस स्पाउस, यानी वैवाहिक जीवन में अगर कोई कला चल रही है, कोई भेदभाव चल रहा है वैवाहिक जीवन, तो उस केस में भी 64 केबी कार्ड बन सकते हैं स्पाउस के मामले में। फिर है वर्ल्ड वार सेकेंड रिटायरी, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा है, वो भी फिर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है एसएससीओ रिटायरी भी कर सकते हैं, जो पीएमआर है वो भी कर सकते हैं, और जो ईसीओ है रिटायरी है वो भी 64 केबी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों कुछ 3 प्रश्न है जो पेंशनर ने पूछे थे, तो उसके आंसर मैं दे देता हूं। रिकॉर्ड के माध्यम से प्रोफाइल करेक्ट करें, दोस्तों जिन पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को स्पर्श से जुड़ी कोई समस्या आ रही है या वो अपनी प्रोफाइल ठीक नहीं कर पा रहे हैं और काफी टाइम हो गया है, उनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में, तो दोस्तों एक लेटर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को और उसमें लिख सकते हैं
कि हमारी स्पर्श की प्रोफाइल काफी समय से पेंडिंग में है, हमारा डाटा वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो कृपया करके हमारा डाटा वेरीफाई करें और फिर उसे स्पर्श में अपडेट करें। एक कॉपी आप डालेंगे स्पर्श को, पीसीडीए को, और वो लिखेंगे आप रिकॉर्ड को। जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू एक आप लेटर फॉरवर्ड कर सकते हैं और कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं स्पर्श में कार्रवाई करने के लिए। फिर दोस्तों लिखते हैं पेंशनर कि बोनस नहीं मिला दिवाली का। दोस्तों अगर आपको अभी तक बोनस नहीं मिला 2022-23 के लिए, तो फिर आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है इसका बोनस है 6000 लगभग, तो आप सीधा सीपी ग्राम में कंप्लेन करिए। उन पेंशनर को भी बोनस मिला है दोस्तों जो मार्च 2023 के बाद में आए हैं, जैसे अप्रैल में, मई में, उनको भी मिला है, क्योंकि ये बोनस था 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आप सीपी ग्राम में शिकायत डालें। फिर मैं बात करूंगा टैक्स पेयर पेंशनर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिनकी पेंशन टैक्स की रेंज में आ रही है। दोस्तों अगर आपका टैक्स कटता है और आपका जितना टैक्स काटा जा रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्पर्श या फिर बैंक से या फिर सीपीपीसी से। अगर आपका टैक्स सही नहीं बनाया जा रहा, ये आप पर चॉइस है कि जो आप टैक्स कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं वो पुराने टैक्स रिजाइम के हिसाब से कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं या फिर नए टैक्स रिजाइम के अनुसार। क्योंकि दोस्तों दो टेबल है, एक पुरानी एक नई, जिसमें आपका कम टैक्स बन रहा हो वो टेबल आप चूज कर सकते हैं। वैसे ये काम पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी का है, लेकिन एक बार आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं आपका टैक्स कम बन रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं बना दिया, और कौन से टेबल के अनुसार आपका टैक्स कैलकुलेट किया है। वैसे ये पेंशनर से पूछना चाहिए कि हमारा टैक्स इस टेबल के हिसाब से कैलकुलेट करें, क्योंकि दोस्तों हम भी पेंशनर की बात मानते हैं। अगर पेंशनर कहता है कि मुझे पुरानी टेबल के अनुसार मेरा टैक्स कैलकुलेट करो, तो हम उसके अनुसार करते हैं। अगर पेंशनर बोलता है कि आप नई टेबल के अनुसार टैक्स कैलकुलेट करो, फिर हम नए से करते हैं। जिसमें पेंशनर को फायदा होता है वही काम हम करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।